यस हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग एलएलपी की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बात में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात थोड़ा सी की थी। आज हम फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को समझेंगे। उसके आगे भाई जो भी आगे के सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है। तो आई होप कि पिछली क्लास देखकर ही आप आए होंगे। अब आगे अगर पिछली क्लास देख कर आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके। ठीक है। भाई अच्छे से देखो और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो। जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में कमेंट्स करो। वीडियो अगर आप भाई कोई और वीडियो किसी रिलेटेड किसी चैप्टर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप बताओ। अगर से ग्रुप टू का चाहिए तो ग्रुप टू का भी बताओ। ग्रुप टू का लाइक कास्टिंग वगैरह भाई ये सारा सब कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करो। ठीक है। आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। मेंटेन प्रॉपर बुक्स। देखो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है जब आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 6 मंथ में आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। ठीक है ना। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। देखो प्रिस्क्राइब फीस के साथ ही आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे आप नहीं उठा के मुंह ले के जाके जमा कर सकते हो। ठीक। ऑडिट ऑफ अकाउंट अगर आपको ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्प्ट कर दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको ऑडिट कराना पड़ता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 34। सेक्शन 34 में क्या है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्या क्या करेंगे मेंटेन। ध्यान से देखो भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जो जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा पहले पॉइंट में तो आप वो मेंटेन करोगे। रिलेटिंग टू इट्स अफेयर फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस मतलब कि इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी होंगे हर साल आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट। ओके। ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब ये कह रहा है आप चाहे कैश बेसिस में मेंटेन करें या फिर अक्रूवल बेसिस में हर साल इट्स एग्जिस्टेंस रिलेटिंग टू इट्स अफेयर क्या मेंटेन करना है। प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट। ठीक। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आपको मेंटेन करना है। शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। इसे रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। अब जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतने दिन में आपको ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा। अब सेकेंड सबसेक्शन 34 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के अंदर क्या आएगा भाई। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था ना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा भाई। एलएलपी मेन से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड में भी प्रिस्क्राइब जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द ईच ईयर इट्स एग्जिस्टेंस ईच ऑन कैश बेसिस ऑन अक्रूवल बेसिस अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड शैल मेंटेन द सेम ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी यूरिल एलपी सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको क्या करना होता है। हर साल यूरी एलएलपी सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को भाई क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। भाई आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट उससे किससे रिलेटेड अकाउंट एंड सॉल्वेंसी से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे। कह रहा है
कि फाइनेंशियल ईयर एट द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी आपको हर साल क्या करना होता है, एंड ऑफ द पीरियड में मेंटेन करना होता है, उसे आप क्या करोगे, आरओसी को फाइल करोगे लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऊपर हमने बताया 6 मंथ में, such form and manner as may be prescribed, such statement shall be signed by designated partners। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, उसे आप साइन करा करके, किससे साइन कराओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर से। ओके, अब आएगा सबसेक्शन 3 आपका। सबसेक्शन 3 में क्या है, देखो, यूरी एलएलपी शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। भाई प्रिस्क्राइब्ड टाइम हमने ऊपर बता दिया है, 6 मंथ में आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को प्रिपेयर करके आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है विद प्रिस्क्राइब फीस के साथ। ऐसे आप नहीं जमा कर सकते, ठीक है ना। तो हमने सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 1 में क्या बताया भाई, आपका क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बताया। फिर हमने सबसेक्शन 2 में क्या बताया, एक बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को कितने दिन में और कैसे कैसे किससे साइन कराना होगा, ये सारा सब कुछ बताया। फिर उसके बाद आपको कितने समय में, आपको जो सबसेक्शन 2 में समय दिया गया है 6 मंथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और प्रिस्क्राइब फीस। सबसेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब फीस की बात की जा रही है। ये सारा सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही चीज को बार बार बस सब सब सेक्शन वाइज कैटेगराइज कर रहा है बस, और कुछ नहीं। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या करना होगा, आपको एलएलपी को ऑडिट कराना पड़ेगा अकॉर्डेंस विथ सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एलएलपी को प्रिस्क्राइब करती है कि आपकी एलएलपी ऐसी एलएलपी है जिसे ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर एग्जम्प्ट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके, तो आपको ऑडिट कराना नहीं, मतलब वॉलेंट्री है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। भाई ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकाला जाएगा कि कौन कौन सी एलएलपी है जिसे एग्जम्प्ट कर दिया जा रहा है, किसके लिए भाई, ऑडिट कराने से। एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एलएलपी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सबसेक्शन, मतलब दिस सबसेक्शन का मतलब है ऑडिट कराने से कौन कौन सी एलएलपी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ये आपको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएगी, तो फिर उसे नो नीड फॉर ऑडिट। अब हम लोग सबसेक्शन 6 के बारे में देखेंगे, क्या कह रहा है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 to 4 LLP not less than 25,000 which may extend to 5 lakh rupees, URI designated partner not less than 10,000 which may extend to rupees 1 lakh। मतलब कहने का कि एलएलपी जो है अगर किसी भी प्रकार का कंट्रावेंशन करती है, जो ऊपर प्रोविजन बताए गए हैं, प्रोविजन मतलब आपको सेक्शन 34 में सबसेक्शन 1 to 4 बताया गया है। 1 में बताया गया है कि आपको क्या क्या फाइल करना है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, किस तरह से मेंटेन करना है अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। आपको सेकंड में 60 डेज में आपको क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। फोर्थ में विद प्रिस्क्राइब फीस के साथ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा ऊपर, अब मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन नहीं करता या कुछ भी है, तो भाई वो भी क्या करेगा, कंट्रावेंशन कर दिया प्रोविजन का, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेजिग्नेटेड यूरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नॉट लेस देन 10,000, और इसे एक्सीड कर दिया जा सकता है 1 लाख, और एलएलपी के ऊपर पेनल्टी आएगी कितना, 25,000 रुपए, और मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ये था आपका सबसेक्शन 6। ओके, नाउ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। भाई आपको पता है कि जो एनएफआरए होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो क्या करती है, आपको
भाई ये प्रोवाइड कराती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 34A, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी constituted under section 134 of the Companies Act 2013 प्रिस्क्राइब करता है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई, जो कि आईसीआई को रिकमेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना, विद द कंसल्टेशन एनएफआरए। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है ये सारा सब कुछ, किसके हेल्प के द्वारा, कंसल्टेशन लेते हैं एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अथॉरिटी के द्वारा। और इस किसके लिए किसको रिकमेंड किया जाता है, आईसीएआई के थ्रू। ओके, हम लोग फिर इसी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपका ग्रुप 2 में ऑडिट में पढ़ेंगे। ठीक, ये था आपका सेक्शन 34A, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको याद रखना है बस, कुछ नहीं, ये क्या प्रिस्क्राइब करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड ये और क्या प्रिस्क्राइब करता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिकमेंडेड बाय आईसीआई। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 35, एनुअल रिटर्न के बारे में, जो कि आपका भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाई इसमें आपका टाइम लिमिट वगैरह पूछ लेता है, ठीक है ना। एमसीक्यू में आपको, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया, आपको आरओसी को कितने दिन में फाइल करना है, सिंपल बात है। अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी तो 6 मंथ, 6 मंथ आपका एमसीक्यू में आ सकता है। अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को आपको आरओसी में कितने, आरएससी को विद इन कितने, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कितने महीने में कितने दिन में आपको फाइल करना पड़ता है। तो 6 मंथ आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो ऐसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं याद रहेगा। अब एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। एनुअल रिटर्न भी आपका एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो एनुअल रिटर्न सेक्शन 35, Every LLP shall file as annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of its financial year। मतलब कि अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी को 6 मंथ में आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता था, बट इसको कितने दिन में फाइल करना होगा, 60 डेज में, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। एनुअल रिटर्न को, जैसे कि आपका एनुअल ईयर एंड होता है 31 मार्च, सपोज मान लो कि आपका 31 मार्च 2025 में एंड हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो एंड होगा तो 60 डेज में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अप्रैल मई, ठीक है ना, अप्रैल मई, तो कितने दिन हो जाएंगे, कितने डेट तक आपको फाइल करना पड़ेगा। भाई इसमें ये आपका अप्रैल आएगा 30 दिन का, मई आएगा 31 दिन का, तो आपको एक दिन ज्यादा हो जा रहा है। मतलब कि 30 मई तक आपको क्या करना है, फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, क्योंकि 60 डेज का आपको टाइम मिलता है। 1 अप्रैल से शुरू करोगे, 1 अप्रैल आपका 30 डेज में होता है, और मई 31 डेज का होता है। तो आपको 60 डेज मिलाएंगे, 30 30, तो 30th डे को आपका 30 डे, 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 30 मई से ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते हैं। सपोज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022, ठीक है ना। हमने भी ऐसे ही लिया था, मान लो ये 25 था हमारा, ठीक है। देन द एलएलपी हैज फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार लेटेस्ट बाई 30 मई 2022, वही हमने लिया था ना, 30 मई 2025 हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था, करेक्ट है। तो आपको ये सारा सब कुछ भाई आ जाएगा एमसीक्यू में। एक कोई डेट दे देगी कि आपकी फाइनेंशियल ईयर इतने दिन में एंड होती है, तो अब बताओ आप कितने, भाई एग्जैक्ट डेट आपको अगर, भाई मान लो ये दे दिया 31 मार्च 2011, तो आपको बताओ एग्जैक्ट डेट बताना रहेगा, किस डेट को आपका, किस डेट तक आप
एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि आपका जब एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके 60 डेज तक आप फाइल कर सकते हैं। तो आपका अप्रैल का 30 दिन होगा, अप्रैल 2011। फिर अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होते हैं, लेकिन 31 दिन 61 डेज हो जाएगा आपको। तो 30 मई 2011 को आप, ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लिखे रहेंगे, और अगर आप इन कंसेप्ट को नहीं याद रखेंगे तो भाई आप भूल जाएंगे। एक कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है भाई, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा भाई। इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो 2 मार्क के बनते हैं, टोटल आपकी 30 मार्क्स की एमसीक्यू आती है। अगर आपको ये 30 मार्क कवर करना है तो अच्छे से सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। अदरवाइज सोचो कि आपको एमसीक्यू ही तो है, हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, लिख के रख लो आप। ओके। 30 मार्क की एमसीक्यू भाई इतना आसानी से आईसीआई नंबर नहीं देने वाली। नोट, कह रहा है द एलएलपी कंट्राडिक्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब कि आपको कंपनी, वो सॉरी, एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप एक्ट का कंट्राडिक्ट हो रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैज प्रिस्क्राइब द फाइलिंग एनुअल रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 इन दिस न्यू फीचर ऑफ द एलएलपी। मतलब जैसे आप कंपनी में फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, वैसे एलएलपी में ही फाइल करना पड़ेगा। यूरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, ओके, ये क्या है देखो। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपका पेनल्टी लगेगा यदि आप क्या करते हो, वो नहीं फाइल करते हो। क्या नहीं फाइल करते हो? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म। हाँ, तो अब ये देखो, आपका सबसेक्शन 2 है, ठीक है ना। सबसेक्शन 2 आपका क्या कहता है